गौरव भाटिया जी, वो बार बार ओबीसी के मुद्दे पर आपको घेर रहे हैं। मैं आपका पहले तो धन्यवाद करता हूं और मेरा एक विनम्र निवेदन है जिससे कि आज तक की साख भी बची रहे और निष्पक्षता केवल हो नहीं दिखाई भी दे। आप हमेशा दो पैनलिस्ट ऐसे बुलाया करिए जो भाजपा की बात करे या सरकार के पक्ष के हो, और दो पैनलिस्ट ऐसे बुलाया करिए जो हमसे प्रश्न पूछे। ये 3:2, 4:2 क्या है? मैं समझता हूं कि ये अपने आप में कहीं ऐसा एक उदाहरण पेश करता है कि बराबर समय नहीं दिया जा रहा। निष्पक्षता दर्शक तय करते हैं, जैसे वोट किसको देना है वो दर्शक तय करते हैं, वैसे ही चैनल की निष्पक्षता आम जनता को तय करने दीजिए सर। राजनेता बैठकर चैनल की निष्पक्षता तय नहीं करेंगे तो ही अच्छा है, मुझे लगता है। प्लीज गौरव भाटिया जी, अच्छा नहीं लगता है मीडिया के ऊपर कोई भी राजनेता सवाल खड़ा करे। आप अपनी बात कीजिए, वो अपनी बात करेंगे। मैं बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि आपने ये बात बोली तो मैं भी अपनी बात बोलूंगा, ये मेरा अधिकार है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि हमारी सीटें 303 है इसलिए हमें ज्यादा समय दीजिए। मैंने आपसे ये कहा बराबर के पैनलिस्ट बैठाया करिए। 3 अगर पक्ष के हैं तो 3 विपक्ष के, 2 पक्ष के हैं तो 2 विपक्ष के। क्या गलत बात कह दी भाई? क्या ये जनता नहीं देख रही? और मैं इस पे और समय नष्ट नहीं करूंगा, ये मेरा सुझाव है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, आज तक भी देगा। अब मैं उत्तर देता हूं। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है ओबीसी के लिए, मैं वो बताऊं, ऐतिहासिक है। 28 मंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद में ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नीट की परीक्षा होती है, इसमें ओबीसी समाज का 27% का आरक्षण हो, यह हमने किया है। और 30% एमपी जो है ओबीसी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। अब मैं सवाल पूछता हूं, अब मैं अपनी बात कर लूं, शांत कराइए। सबसे पहला सवाल, 2 परिवारवादी पार्टियां यहां हैं जब से ये बनी है, आज तक कभी इन्होंने यादव परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष बनाया है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 2011 में जो सेंसस हुआ कास्ट का, अब जनता चुन रही है अखिलेश यादव को, तो चित्रा जी ये गलत बात है। अब आप इनको चुप नहीं कराएंगे, ये तरीका ठीक है, आपकी बात पूरी करना चाहूंगा। अनुराग भदौरिया जी प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे प्लीज। ये तरीका ठीक नहीं है अनुराग जी, जब आप बोलते हैं कोई दूसरा आपके बीच में नहीं बोलता है। प्लीज सर, प्लीज सर, अनुराग जी आपको मौका मिलेगा, आप उनका टाइम मत लीजिए प्लीज। अनुराग भदौरिया के साथ मिलकर अनुराग जी देखिए, पिछली बार इसी तरह से लगातार आप बोलते रहे थे, आपका ऑडियो डाउन कर दिया, जिसके बाद आप नाराज हो गए थे। आपने अपना दल को अपने साथ रखा हुआ है। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, मिस्टर अनुराग भदौरिया, ये तरीका ठीक नहीं है। आप स्काइप पर हैं, आपकी आवाज वैसे भी नहीं आएगी। गौरव भाटिया बोलेंगे तो बात नहीं बोलोगे, जो आपने काम किया है तो बोलोगे ना, काम किया ही नहीं है तो परिवारवाद पे हमला करना भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में। क्या हम अनुराग भदौरिया जी का ऑडियो डाउन कर सकते हैं? अनुराग भदौरिया जी का क्या ऑडियो डाउन कर सकते हैं? अनुराग जी, ये तरीका ठीक नहीं है। कोई भी आपके बीच में नहीं बोलता है, लेकिन दूसरों के बीच में आप जरूर बोलना शुरू कर देंगे। गौरव जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। झूठ बोलते हैं। धन्यवाद। देखिए, पहला प्रश्न, ये किसी और को क्या आगे बढ़ाएंगे, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे मुसलमान समाज हो, चाहे वो SC ST हो। यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए दोनों पार्टियां, और ये बात करते हैं दूसरे समाज की। दूसरी बात, 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें सर्वे में कास्ट पूछी गई, उसको सार्वजनिक नहीं किया। लालू प्रसाद यादव भी हिस्सा थे उस सरकार का, और मुलायम सिंह यादव भी थे, तो क्यों नहीं सार्वजनिक किया अगर इतने बड़े हितैषी थे? तीसरी बड़ी बात है, देखिए इनके साथ क्या है, इनके लीडर है कंफ्यूज्ड, वर्कर है कंफ्यूज्ड, और अखिलेश यादव का बल्ब है फ्यूज्ड। आज इन्होंने दिखा दिया कि कितने डरे हुए अखिलेश यादव कन्नौज से अपना नामांकन भरते हैं। सारे के सारे जितने प्रत्याशी इन्होंने दिए हैं सब बदलते जा रहे हैं इस डर से कि इस बार कहीं ऐसा ना हो कि 2 सीटें ना आए। इस जनरेटर को चुप करवाइए, फिर से जनरेटर फिर बज रहा है, चुप कराइए इसको। बदतमीज आदमी है ये, बहुत बदतमीज आदमी है ये, इसको चुप कराइए। चित्रा जी ने चुप कराइए, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। जवाब क्या दे रहे हो? चुप कराइए। अरे परिवारवाद की उपज, हम एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अनुराग भदौरिया जी, ये तरीका ठीक नहीं है।
किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी, उनकी बात खत्म हो जाए। मैं आ रही हूँ ना अनुराग बतौरी जी, इतनी अधीरता ठीक नहीं है, इतनी अधीरता ठीक है। आपका जब पक्ष आएगा तो उसमें आप जवाब दे दीजिएगा। अनुराग जी प्लीज, ऐसे आप हाईजैक नहीं कर सकते ना पूरे डिबेट को। मैंने आपको ऑडियो कम करा दिया था, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है अनुराग बतौरी जी की लगातार आप बोलते रहेंगे। भैया जब आपका मौका मिलेगा तब आप बोलिएगा, ये तरीका ठीक नहीं है ना अनुराग जी। रोज आप ऐसा नहीं कर सकते अनुराग बतौरी। समाजवादी पार्टी का कोई दूसरा प्रवक्ता इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। समाजवादी पार्टी का कोई भी दूसरा प्रवक्ता अनुराग बतौरी जी इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। आपको लगातार मना करो, लेकिन आप खेलिए। अगर व्यक्तिगत हमला होगा तो सारे प्रवक्ता ऐसे ही बोलेंगे। गौरव जी अपनी बात 2 लाइन में जल्दी से पूरी कीजिए। नवल किशोर जी बात पूरी करना चाहूंगा। चित्रा जी, नवल किशोर जी जल्दी से। गौरव भाटिया जी हाँ बोलिए। हाँ धन्यवाद। देखिए आज सवाल ये होना चाहिए, राहुल गांधी ने हमेशा देश को बांटने का प्रयास किया है, क्षेत्रीय आधार पे, धर्म के आधार पे और जात के आधार पे। एक्सरे कराने की बात करते हैं, मैं आपसे बताता हूं, लाइव एक्सरे करिए अभी, और बिंग के जो वेब ब्राउजर है डालिए, रॉबर्ट वाड्रा की कितनी है संपत्ति, 17,500 करोड़। एक्सरे करके 17,500 करोड़ कब बांटेंगे लोगों में, कैसे कमाई उन्होंने, ये नहीं बताएंगे। क्या ये सत्य नहीं है कि तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं, बहुसंख्यकवाद से ये देश नहीं चलेगा। मैं पुनः कहता हूं, अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताओगे और हिंदुओं को आतंकवादी बताओगे, ये क्या दर्शाता है? ये इनका डर दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी इन सारे भ्रष्टाचारियों पे भारी पड़ रही है, और इसीलिए ये तोड़ने की राजनीति कर रहे। जनता इनका गुरूर तोड़ेगी और दिखा देगी कि इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। ठीक है, धन्यवाद। नवल किशोर जी। जी देखिए, अगर एक पीढ़ी समाजवादी पार्टी में अपना हिसाब किताब देखा हो और दूसरा पीढ़ी भाजपा से कुछ चाहता हो तो उसकी मजबूरी है, समय समय पे अपना विचार बदलते रहते हैं। हम लोग विचार नहीं बदलते हैं, और नहीं हमने जाति लाई है। जाति किसने लाई है और जाति से किसको फायदा हुआ, वो पूरा इतिहास में दर्ज है। पीढ़ियों से कौन सा फायदा उठाया है सबको मालूम है। यहाँ पर सवाल क्यों बनाया? अरे गोबर दिमाग में होगा तो समझ में क्या आएगा आपको? रायता बनाएंगे। प्लीज ये क्या भाषा है? प्लीज आप मुद्दे पर रहिए भाई, मुद्दे पर रहिए। ये क्या भाषा है? ये किस तरह की भाषा? नवल किशोर जी मुद्दे पर रहते हैं ना। क्या कर्नाटक वाला फॉर्मूला बाकी जगहों पर भी लागू होगा ओबीसी में मुस्लिमों को आरक्षण देने का? नवल किशोर जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। समय नहीं है सर प्लीज। नहीं, आपने बिहार में आपने पूछा कि बिहार में जातीय जनगणना से क्या फायदा हुआ? जातीय जनगणना से आबादी की जानकारी मिली, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय हुआ, 75% तक बढ़ाया गया, 50% का कोटा टूटा, वहां पे ये फायदा हुआ। 90 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया, जिसमें माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। अगर जातिगत जनगणना से ही लोगों का भला हो जाता तो 1931 के बाद जातिगत जनगणना अगर हुई भी तो उसके आंकड़े रिलीज क्यों नहीं किए गए? ये भी सोचने की बात है। और अगर गरीबों का किसी भी चीज से जिससे भी भला हो, जिससे दलितों का, जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं उनका भला हो, वो काम तत्काल किए जाने की जरूरत है, सरकार किसी की भी हो। लेकिन राजनीति अगर दलितों के नाम पर, ओबीसी के नाम पर चमकाने की कोशिश की जाएगी तो जनता जनार्दन इस बात को देख और समझ रही है, वो इसका जवाब यकीनन चुनाव में देगी।